नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के स्पेशल पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन जी हाँ, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जिनको जिंदगी ने अगर किसी भी चीज के लिए चैलेंज किया है तो उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उस चैलेंज को चेंज किया अपॉर्चुनिटी में, उस चैलेंज को इस कदर चेंज किया कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों युवा फॉलोवर्स हैं। जमीन से लेकर आसमान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कोई भी घटना चाहे देश में चाहे विदेश में घटित होती है तो उसको आप इस कदर इतनी सहूलियत के साथ में, इतनी सरलता के साथ में आप समझाते हैं कि जो समझने वाला होता है वो दूसरों को समझाने वाला बन जाता है। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में मौजूद है जिनका नाम ही अंकित है, जो हजारों नहीं लाखों युवाओं के दिल और दिमाग में उनका नाम इस कदर से अंकित है कि उनका नाम भी अंकित है। तो अंकित अवस्थी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अंकित जी, हमारा डीडी न्यूज राजस्थान की जो विशेष पॉडकास्ट शो है बियॉन्ड द हेडलाइंस, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी। अंकित जी, क्या कहें आपको, एक मोटिवेशनल गुरु भी हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ 10 शिक्षकों की बात करी जाए, वो भी उसमें भी आपका नाम शुमार है। एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। आजकल पत्रकार भी आप अच्छे साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से आप न्यूज़ का एनालिसिस एक पत्रकार की हैसियत से करते हैं। अंकित को किस नाम से जाना जाए? एक जागरूक नागरिक, जिम्मेदार पिता, पति, बेटा, खूब सारी खूबियाँ हैं। आपने जो बताई नहीं इतनी सारी। एनीवे विकास जी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप मुझे एक शिक्षक के रूप में अगर जी, पहचाने हमेशा तो मैं अपनी जीवन की सार्थकता मानूँगा। जी, फिलहाल मैं खबरें पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं जीएस पढ़ाता था, उससे पहले केमिस्ट्री पढ़ाता था। आने वाले समय में फाइनेंस पढ़ाता हुआ दिखूँगा, उसके बाद कभी वेद पढ़ाता हुआ दिखूँगा। मुझे पढ़ाना पसंद है, मेरी स्किल पढ़ाना है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट बदलते जाइए। मतलब एक ही रास्ते पर चलना आपको पसंद नहीं है। मंजिलें भी चेंज करते हैं, रास्ते भी चेंज करते हैं और जो चैलेंज आते हैं उनका आप सामना करते हैं। हाँ, अतिशयोक्ति है ये। मैं तो विनम्र भाव से बोलता हूँ, मुझे पढ़ाना पसंद है, खैर अंकित जी, सब्जेक्ट बदलता हूँ। आपकी जो बैकग्राउंड की चर्चा करी जाए, आप आईआईटीएन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर एजुकेशन का आपने सफ़र तय किया, अच्छा पैकेज मिला, आप कहीं और कंपनी में सेवाएँ दे सकते थे। जैसा कि आपसे कई लोगों ने प्रश्न पूछा होगा, वहीं से शुरुआत मैं भी कर रहा हूँ। क्यों? विकास जी मैंने ना बहुत लंबे समय में एक चीज़ का अनुभव किया और वो ये था कि व्यक्ति जिस काम को पसंद करता है, अगर उसी पैशन में प्रोफ़ेशन ढूँढ ले, तो उसका लाइफ़ कटना बहुत आसान हो जाता है। आज मैं घंटों काम कर पाता हूँ। अपने काम के बीच में काम लगता ही नहीं है क्योंकि काम शब्द मेरे लिए अब एग्ज़िस्ट नहीं करता। मुझे लगता है यही तो मेरी लाइफ़ है। तो मेरी काम को मैंने मेरी जो ज़िंदगी बनाया, असल में मैं ज़िंदगी से जो चाहता था मैं वही काम कर रहा हूँ। जी, मैं जब आईआईटी में था तो मुझे वहाँ बच्चों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में बातें रखना बहुत पसंद था। तो एक जो बच्चा बीच का नहीं होता है जिसको कि बोलना बहुत पसंद होता है, जिसको जी, बातें करना, एंगेज करना लोगों को बहुत पसंद होता था। एक वाकया है कि मैं अपनी थीसिस के डिफेंस में था। सामान्यतया जब आप अपने मास्टर्स की थीसिस जमा करा रहे होते हैं, आपकी लैब के ही कुछ 8-10 लोग होते हैं। जी, मेरे में शायद 120 से अधिक लोग थे। मेरे गाइड जो मुझे देख रहे थे, उन्होंने रोक के मुझे कहा कि ये सब क्लास के लिए आए हैं कि तुम्हारी डिफेंस देखने आए हैं? मैंने कहा सर ये उम्मीद करके आए हैं कि हमसे थीसिस डिफेंड नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अंकित ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो इतने लोगों को कनेक्ट कर पाता है। मैं तुम्हारे गाइड होने के नाते तुम्हें अगर मार्गदर्शन दे पाऊँ, तो पहला मार्गदर्शन होगा कि तुम वक्ता क्षेत्र में जो भी कर सकते हो, जी। वो करते चले जाना। चाहे फिर तुम्हें टीचिंग करनी हो, राजनीति करनी हो, तुम्हें जो भी करना हो, तुम उस क्षेत्र में आगे बढ़ना। ये मेरे गाइड का ऑब्जर्वेशन था जिससे मैं बहुत दूर था। जी। तो आज से लगभग 15-20 साल पहले किसी ने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने गुरु के आदेश को आशीर्वाद माना और इसी क्षेत्र को पैशन के रूप में फॉलो कर लिया। इस क्षेत्र को चुनना भी इतना ईज़ी तो नहीं था, हुँ, क्योंकि बिल्कुल साइंस का बैकग्राउंड आपका रहा है, हुँ। आईआईटी आपने किया है, फिर एकदम से करंट अफ़ेयर्स की दुनिया में आना, फिर एक-एक क्षेत्र में अपनी पहचान कायम बनाना। इसमें कितना कुछ आपको लगा कि किन परिस्थितियों से आपको गुज़रना पड़ा? अ, विकास जी मैं आईआईटी से निकलने के बाद पढ़ाने साइंस ही आया था। मैं कोटा जी, में साइंस का काफ़ी ठीक स्थिति में टीचर मतलब रहा हूँ। धीरे-धीरे आपके जो रास्ते आपने तय किए वो निकलते जा रहे हैं। हाँ, मैं मैं काफ़ी अच्छे समय तक केमिस्ट्री पढ़ाता रहा कोटा के अंदर। जी, उसके बाद में सब्जेक्ट के साथ-साथ कुछ और नए सब्जेक्ट पढ़ाने का मन हुआ। तो यहाँ से सिविल सर्विसेज़ की एंट्री होती है। आप ये कह लीजिए कि आप सिविल सर्विसेज़ में एंट्री किए तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज आया, स्किल आपके पास थी तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा,
उस साथ वालों को समझाना शुरू कर दिया, वहाँ से आप इस सब्जेक्ट के टीचर बन गए। जब मैं इस सब्जेक्ट में एंट्री कर रहा था, शुरुआत में लोगों को लगा था कि साइंस पढ़ाया हुआ आदमी जीएस में क्या काम करेगा। मैंने वो काम किया और वो काफ़ी प्रतिष्ठित स्तर तक पहुँचा, देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में काफ़ी अच्छे पैकेज पे और काफ़ी शीर्ष स्थिति तक मैं पहुँचा। लेकिन धीरे-धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि टीचर होने के लिए आपको कला आना चाहिए, ना कि आपको सब्जेक्ट की महारत चाहिए। जी। ये दोनों में बड़ा अंतर है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने इस तरह के किसी एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं किया है और वो फिर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। क्योंकि शिक्षण एक कला है, जी। कौशल है ये। आपने एक दिन भर में चैप्टर पढ़ा, उसे किसी को पास कर दिया कि भाई तुम पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ये शिक्षक है। शिक्षक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ भर का सिलेबस आपके दिमाग में हो। जी। मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे होते हैं, मैं कई बार कहता हूँ आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं एक ही चैप्टर को कई साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं एक ही सब्जेक्ट को कई साल से पढ़ा रहा हूँ। आप इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते भी हो, कॉम्पीट भी करते हो, टॉप करके नौकरी ले जाते हो या फिर जी। टॉप कर जाते हो। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षण एक कला है। जी। मुझे संप्रेषण की कला लगता है कि आती है। मैं अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाता हूँ। जब तक सामने वाले लोग स्वीकारते हैं, मैं समझ पाता हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ। और जिस दिन माँ सरस्वती मुझसे ये आशीर्वाद वापस ले लेगी, उस दिन मेरा शिक्षण बंद हो जाएगा। नहीं, सरस्वती जी का तो आशीर्वाद लगातार बरकरार है। हम भी यही दुआ करते हैं कि लगातार बरकरार रहे और आपके साथ में जो लाखों युवा जुड़े हुए हैं, उनको भी आपका सानिध्य मिलता रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा आपने ज़िक्र किया कि एमएससी केमिस्ट्री में करने के बाद में आप कोटा में पढ़ा रहे थे। उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी करने का आपके मन में ख़्याल आया। वो कैसे? हर एक युवा के मन में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, कोई ना कोई आइडियल होता है जिसको मान के वो तैयारी करता है। क्या ऐसा कुछ मोटिवेशन, ऐसा कुछ आइडियल था, कोई फिक्स किया हुआ था? विकास जी, इसके पीछे मतलब बहुत सी कहानियाँ किसी भी कारण के पीछे ज़िम्मेदार तो होती जी। हैं। कुछ उस समय इग्नाइट करने वाले फैक्टर्स होते हैं और कुछ आपकी कंडीशनिंग होती है, आपकी अपब्रिंगिंग होती है। जैसे कि मैं एक बहुत ही साधारण शिक्षक के परिवार में पला-बड़ा हूँ, तो कहीं न कहीं शैक्षणिक माहौल में ये भाव तो था ही कि सरकारी नौकरी क्या होती है। और उस परिवेश का मेरे ऊपर दबाव हमेशा रहा कि यार तुम अच्छा होते कि सरकारी नौकरी में होते। ये मैं कई बार वाकया साझा करता हूँ। जी। मैं बढ़िया पैकेज पे काम कर रहा था कोटा में और काफ़ी प्रतिष्ठित काम भी कर रहा था। लेकिन एक बार किसी कार घर के काम में मैं गाँव गया था। मेरा गाँव अलवर ज़िले के अंदर गंजखेड़ली के पास सौंखरी नाम से गाँव है। तो वहाँ गया तो पिताजी से किसी ने मेरे बारे में पूछा जी। कि बेटा करता क्या है? तो पिताजी ने उसे अति एक्सप्लेन करने की मंशा में कह दिया कि ये कोचिंग पढ़ाता है। जी। शब्द तो सही है। कोचिंग पढ़ाता है, उस व्यक्ति ने उसे लिटरल सेंस में ही ले लिया। लिटरल सेंस में लिया तो उसने तुरंत कहा, देखो साहब, उसने गाँव के 5 और लोगों के नाम गिना दिए कि साहब वो भी पढ़ाता है, उसके पास 50 बच्चे आते हैं, उसके पास 10 बच्चे आते हैं, उसके पास 20 बच्चे आते हैं। उनमें अलग क्या है वे? और जी। उसने आगे कहा, हमारे उस क्षेत्र में लल्लू बोलते हैं बच्चे को। जी। साहब लल्लू से कहिए ना, 3rd ग्रेड का वो निकला है, फार्म भर लेगा। सरकारी नौकरी की कोई होड़ नहीं होती है। बिल्कुल। बाय एनी चांस इनडायरेक्टली वो बात मेरे कान में भी पड़ी, क्योंकि मैं वहीं था। मैं इग्नोरेंट था या कहिए कबूतर मोड़ में था। मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, समाज मुझे स्वीकारता है। लेकिन जिस समाज के अंदर इस तरह का भाव हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो, उसको भी वो सरकारी नौकरी के तराजू से तोलता है। तो मैंने कहा चलिए इसके परिवर्तक हम बनते हैं। जी। हम बनते हैं से मतलब है कि अगर समाज की नज़र में सरकारी नौकरी आपकी सफलता का क्राइटेरिया है, तो इसे निकाल लेते हैं। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं सिलेक्शन पा कर के गाँव गया। गाँव जाकर के फिर मैंने उन्हीं भाई साहब को खड़ा किया, जी। सम्मान रखा गया, कार्यक्रम रखा गया। 100-500 लोगों की भीड़ थी, जो गाँव में अक्सर आप देखते हैं आरएएस का रिजल्ट आने के बिल्कुल। बाद में सम्मान कार्यक्रम होता है। मैंने कहा कि आज आपकी इस सम्मान को सिर पे धारण करने के लिए आपने बहुत से लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया। जी। लोग हैरान कि यार कैसे संभव है कि इतने सारे लोगों के भविष्य का आरोप हम पर लग रहा है। बिल्कुल। मैंने कहा आपको पता है मैं कितने लोगों का भविष्य बनाता था, कितने आईआईटीएंस बनाने के लिए मैं आईआईटी में लोगों को भेजता था। जी। तो बोले सर क्या करते थे आप? मैंने कहा आपने जानना ही नहीं चाहा। आपने केवल इतना जानना चाहा कि मैं कोचिंग करता हूँ। पर मैंने कहा चलिए ठीक है। आज मैं आपको एक और लाइन बोलकर जा रहा हूँ कि समाज में केवल सरकारी नौकरी चाहने वालों का ही सम्मान ना हो। जी। ये समाज सरकारी नौकरों से नहीं चलता। हाँ, वो भी ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। आज अगर इस समय कई बार उदाहरण देता हूँ कि इस शहर में अच्छी मिठाई की दुकान ना हो, अच्छे कपड़े की दुकान ना हो, बिल्कुल। अच्छी चाट की दुकान ना हो, मैं बोलता हूँ कि शहर बनता सब चीज़ों से मिलकर है। बिल्कुल। अच्छा पर्यटन केंद्र, अच्छी साफ-सफाई, अच्छी व्यवस्था, सबसे मिलकर के समाज बनता है।
इसीलिए ज़रूरी है कि समाज में जो बेहतर कर रहे हैं, उनका सम्मान होते रहे। जी, तो मैंने सरकारी नौकरी में एंट्री करके, उस मंच पर पहुँच करके उन लोगों का भी सम्मान शुरू करवाया, जो समाज में किसी भी प्रकार से सिग्निफिकेंट कर रहे हैं। जी, इवन मेरे उस कार्यक्रम में जिसका टेंट था, उसका भी सम्मान हुआ। बिल्कुल। आज चीज़ें बदली हैं और जी, मैंने समाज में ये करवा दिया है, हमारे वहाँ पर अब सबका सम्मान हो। अब जैसे हज़ारों युवा हैं, जिनके ऊपर भी समाज का प्रेशर है, वो उस तरीके से डील नहीं कर पाते या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो उस तरीके से झेल नहीं पाते। साहस नहीं कर क्या आपको पाते। लगता है कि समाज का जो प्रेशर है उसको कम करना चाहिए? क्योंकि आज के युवा सबसे ज़्यादा खुद की तो समस्या रहती है कि भई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हुँ, हुँ। लेकिन परिवार की, समाज की भी टेंशन उतनी रहती है। विकास जी, ये दो धारी चीज़ें हैं, मतलब जी, दो तरफ से देखा जा सकता है। युवा भी चाहता है कि वो रिकॉग्नाइज़्ड हो। आप केवल समाज को गाली नहीं दे सकते। समाज आपसे अपेक्षा रखता है, ये सत्य है। अधूरा सत्य ये भी तो है कि आप भी चाहते हो कि समाज में लोग मुझे पूछें, जी, मेरा जाना उनके लिए मैटर करे। मैं किसी कार्यक्रम में गया हूँ तो लोग मुझे देखें, मुझसे बात करें, मुझसे मार्गदर्शन लें, मुझे भी समाज में प्रतिष्ठित मानें। तो चूँकि हम भी चाह रहे हैं, तो समाज आपसे चाह रहा है, तो ये तो एक दूसरे का म्यूचुअल बिहेवियर हुआ। सफलता का कई बार हम ज़िक्र करते हैं। हुँ। तो आपके हिसाब से सफलता की डेफ़िनेशन क्या है? किसको माने कि सफल हो गए? क्योंकि आजकल जो अपेक्षाएँ हैं, अपेक्षाओं का अंत नहीं होता। एक बहुत बुनियादी इसकी परिभाषा है जो मैंने अपने ज़हन में डाल रखी है और अक्सर अपने छात्रों को सिखाता हूँ। सफलता इस पैमाने से तय हो कि अंबानी तो इस जीवन में इतना कर गया, जी, मैंने तो 1 लाख रुपए ही जमा किए हैं। ऐसे में सफलता किसे माना जाए? इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले ये तय करें कि आपका स्तर क्या है? आपके स्तर से पहले आपके पिताजी का स्तर तय करें। आपके पिताजी अगर आपको जीवन भर मोटरसाइकिल पर ढोते रहे, तो आप उन्हें कार में ढोइए। अगर आप कार में ढोते रहे, पिताजी कार में ढोते रहे, तो आप उनको 4 पहिया से 6 पहिया में ले जाइए। 4 सीटर से 6 सीटर में ले जाइए। वो अगर 6 सीटर में थे, तो आप उन्हें ये मैटेरियलिस्टिक तरीके से आंसर दे रहा हूँ। आध्यात्मिक स्तर पे आंसर देने की अभी मेरे अंदर क्षमता नहीं है। जी, मैटेरियलिस्टिक तरीके में जब मैं आंसर देता हूँ, तो जहाँ आप थे, अगर आने वाली पीढ़ी ने या फिर आप वो उस पीढ़ी के हिस्से हैं, आप अगर उन्हें एक कदम आगे ले गए, तो मैं इसे सफलता का पहला सोपान मानता हूँ। जी, इसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, आप जहाँ तक जाएँ। बिल्कुल। लाखों की तादाद में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपके फ़ॉलोवर्स हैं। 150 से ज़्यादा वीडियो आप मेरे ख़्याल से 1 महीने में या इससे भी ज़्यादा आप वीडियो बनते आप हैं। करते हैं। इतना टाइम कैसे निकालते हैं? इतना टाइम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं? क्योंकि हो सकता है कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना के दे, लेकिन उसके ऊपर खुद का होमवर्क बहुत ज़रूरी है और उतने ही प्रभावशीलता के साथ में हमें बोलना पड़ता है। एक तथ्य ऐड करता हूँ इसमें। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मैं मेरा पैशन फ़ॉलो करता हूँ। जी, पैशन के साथ-साथ एक जिज्ञासा है मेरे खुद के मन में। हर बात को जानने का एक क्यूरियस चाइल्ड एग्ज़िस्ट करता है मेरे दिमाग के साथ, कि यार ये हुआ क्यों? अगर कोई भी घटना घट रही है तो उसकी तह तक जाना, मानते हैं कि बच्चों में बचपन से होता है, धीरे-धीरे वो उसे दबा देते हैं, परिस्थितियाँ दबा देती हैं। मेरा इस तरह का माहौल रहा कि मुझे आंसर्स मिलते चले गए। जी, मैं तलाशता गया, लोग मिलते चले गए। वही तलाश मेरी आज भी जारी है। जब मैं कोई खबर घटती है, तो उसके पीछे मैं खुद भी उस खबर को जाँचने बैठता हूँ कि ये तो नहीं था, कारण कुछ और था। आप एक्सीडेंट बता रहे हो कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मरे, नहीं, नहीं, नहीं। कोई कौन बताएगा कि उसे नींद आ गई थी? नींद आ गई थी, ये कौन बताएगा कि नींद क्यों आई थी? बोले साहब रात भर का जगा था। मैंने कहा नहीं, उसे खराब रास्ते से निकालो, रात भर के जगे आदमी को नींद नहीं आएगी। जी। एक्सप्रेस हाईवे से निकाल रहे हो, उसे इतना आराम मिल गया है कि उसको लग ही नहीं रहा कि वो चल रहा है, उसको झपकी आ जा मतलब रही है। अंकित इंस्पायर्स इंडिया से अंकित एनालिसिस इंडिया। एनालिसिस करना, वो रूट में आ गया उस जी, चीज़ के। कारण खोजना शुरू किया और वो कारण दिन भर में 3-4 घटनाएँ ऐसी निकल आती हैं, जिन्हें आपको जानने की जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका प्रभाव क्या होगा। यहीं से ही खबरों का विश्लेषण शुरू हुआ, जी। यहीं से बाज़ार का विश्लेषण शुरू हुआ और यही मैं आज हूँ। एक प्रश्न रहता है क्यों? मैंने भी कई बार सुना है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हर लाइन के बीच में क्यों लगा देंगे, हुँ, तो हुँ। आपकी जिज्ञासा भी बढ़ जाएगी और आपकी जो मतलब उन्नति का शिखर को जो छूने की तमन्ना है, उसके भी जवाब मिलते जाएँगे। हुँ। तो क्या सही है ये क्यों लगाना? देखिए, पढ़ाते समय 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जो याद रखे जाते हैं। जी, क्या, क्यों, कैसे, कब। 5W1H। हाँ, जी, तो वो तो हर चीज़ पर लागू होते हैं। जी, लेकिन केवल क्यों शब्द से आप लोगों को आंसरेबल बना सकते हैं। जी, जब भी आप क्यों लगा के पूछते हैं, तो सामने वाले को लगता है ये तो अकाउंटेबिलिटी तय कर रहा है। जी, किसी राजनेता से पूछ लिया कि हमारे राज्य में इतनी बेरोज़गारी क्यों? अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है। बेरोज़गारी क्या? जी, उसको टीचर बना देता है। जी। तो क्यों का आंसर ढूँढना आपके समाज के अंदर ज़िम्मेदारी को और मजबूत करता है। बिल्कुल सही बताया आपने। युवाओं की बात चल रही है। आजकल के जो युवा हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हुँ, हुँ। क्या लगता है आपको? क्योंकि आपके तो युवा इतने फॉलोवर्स हैं, इतनी समस्याओं से आप रूबरू होते हैं। दिक्कत कहाँ है?
विकास जी, मैं मानता हूँ होना भी यही चाहिए, सोचना कुछ और चाहिए, होना कुछ और चाहिए, निकल के कुछ और आना चाहिए। अच्छा, ऐसा ये क्यों? मैं क्यों मानता हूँ, इसके पीछे जी, का प्रमाण देता हूँ। समय इतना तेज परिवर्तनशील है कि आपने जो पढ़ा था वो आप जब पढ़ाने निकले या फिर जो काम करने निकले वो सिग्निफिकेंट ही नहीं रहा। जी, समय इतना तेजी से बदल रहा है। आज जिन लोगों ने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया होगा, वो एआई के ज़माने में अपने आप को इनसिग्निफिकेंट पा रहे हैं कि यार ये तो कोडिंग में सिखाया ही नहीं था, निकल गया ये तो। पर ठीक है, कर लेंगे। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जो ये टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्री जब किया था, चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जितना तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, उतना तेजी से कोर्स कैरिकुलम नहीं बदलता। व्यक्ति दूसरा सोचना ही तब शुरू किया जब उसने समय को स्वीकारा कि ये बदल रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या कोई चेंज होना चाहिए? देखिए, होंगे। सरकारों को जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है ना जी, विकास जी, हम पनवाड़ी की दुकान पर बैठ के बात करें और जब पॉलिसी बनाने जाएँ, दोनों में बड़ा अंतर है। पॉलिसी बनाना पूरे देश के हर प्रकार के कास्ट, क्रीड, रीजन, उनकी स्तर, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती है। सरकार को हर उस वर्ग का ध्यान रखना होता है कि कोई छूट ना जाए। जी, जब आप समग्र कार्य करने चलते हैं, तो आपको एक ऐसी, कहते हैं ना कि सिंगल कैंडल जो सबके लिए फिट फॉर करे, ऐसा कुछ लेकर आना होता है। तो वो उनके लिए टफ टास्क बन जाता है। ऐसे में सरकार से और ज़्यादा अपेक्षा करना, बजाय इसके हम उसमें थोड़े से प्रावधान ये रखें कि परिवर्तनशीलता की गुंजाइश रहे। जी, हम लकीर के फ़कीर ना बनें। हम स्मार्ट गवर्नेंस को अंदर लेकर आएँ। हम ये कहें कि ये जो आपने बोला है ये बेसिक इंग्रीडिएंट है, लेकिन इस बात का हमेशा अवसर रहे, जैसा आईआईटी में होता है। आईआईटी में आपसे कहा जाता है कि आपकी डिग्री के अंदर इतने क्रेडिट्स आपके पास होने चाहिए। ये तो मैंडेटरी है जो ये सिद्ध करेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं। लेकिन उसमें लगभग 1/3 क्रेडिट ऐसे भी रखे जाते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। जी, आपसे कहा सकता है आप मीडिया पढ़ लीजिए, आप संस्कृत पढ़ लीजिए, आप सोशियोलॉजी पढ़ लीजिए, एनवायरनमेंट पढ़ लीजिए, क्रेडिट वहां से भी लाओगे तो काउंट किए जाएंगे। बिल्कुल, इस तरह की अगर नवाचार को जगह दी जाए, जी, तो युवा नई चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बहुत ज्यादा मानता हूं आज के देश में युवाओं को दो चीजें मैंडेटरी करके पढ़ाएं या कैसे भी करके पढ़ाएं। जी। एक तो भारतीय राज व्यवस्था सभी को पढ़ाई जानी चाहिए। संविधान का पूरे तरीके से संविधान का अध्ययन नॉलेज। मैंडेटरी होना चाहिए और विशेष रूप से कॉलेज की डिग्री नहीं देनी चाहिए उस व्यक्ति को। 18 साल के बाद वोट देने जाए उससे पहले पढ़ा दिया जाए, भैया बढ़ा सुनो दीजिए। पढ़ लो। मूर्ख मत बन जाना, ये मत समझ लेना कि चल क्या रहा है। बिल्कुल, दूसरा पार्ट, सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए। मूलभूत आवश्यकता है, जी, चाहे आप उसे अर्थव्यवस्था के माध्यम से दे दें या फाइनेंशियल लिटरेसी की कुछ भी, मतलब हम ऐसा कोर्स कैरिकुलम प्रपोज भी कर सकते हैं सरकार को आने वाले टाइम में कि अब एटलीस्ट इतनी जानकारी कि उसे ये तो पता रहे डीमैट अकाउंट क्या होता है, जी। ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों किया जा रहा है। हम लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट 85 चला गया, 86 चला गया, पता ही नहीं है क्या है ये। वो भी जिसका इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, वही इंटरेस्ट लेता वही है इंटरेस्ट लेता और है, किसी को कोई लेना-देना जबकि कुछ रहता नहीं। आपके देश की अर्थव्यवस्था सब टिक वहां से रही है। देखिए, बिल्कुल, राज व्यवस्था टिक रही है, अर्थव्यवस्था टिक रही है, ये दो मूल इंग्रेडिएंट है किसी देश के, आप उनसे ही अनभिज्ञ हैं और कुछ भी करे जा रहे हैं। जी। तो कुल मिलाकर ये दोनों चीज़ों पे जैसा आपने बताया कि ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एक आपने ज़िक्र किया स्मार्टनेस का। हम्म, आजकल स्टडी के बारे में काफ़ी सुनते हैं कि स्मार्ट स्टडी हम्म, कीजिए। वही जैसा आपने कहा कि हम्म, लकीर का फ़कीर मत बनिए। हम्म। एक स्टूडेंट के लिहाज से स्मार्ट स्टडी की क्या कुछ डेफिनेशन है? क्या कुछ वो ऐड ऑन करें? देखिए, क्योंकि हमने हमारे ज़माने में देखा है रटते रहे, पढ़ते रहे हम्म, और पास हो गए। मैं एज ए शिक्षक आपको यहाँ एक आंसर देना चाहूंगा। जब भी मैंने विद्यार्थियों से इस बारे में संवाद किया, मैंने एक बहुत विचित्र चीज पाई। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछ लें कि बेटा क्या आपको ये सिलेबस याद है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 90% स्टूडेंट्स को सिलेबस याद नहीं है। जी, ध्यान से समझने की बात है। बिल्कुल। 60% स्टूडेंट्स ने सिलेबस देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। जी, मैं 90% की बात कर रहा हूं, याद नहीं है। याद नहीं है से मेरा क्या मतलब होता है? सर देखिए, आपको अगर मैं ये कहूं कि सर आप यहां से दिल्ली जाइए, आपको मैं 15 मिनट यात्रा कराऊं और आपकी आंख खोले, आपके अंदर बेचैनी जागने लगेगी कि मैं सही रास्ते पे तो हूं, कहीं गलती से अजमेर के रास्ते पे तो नहीं चला गया। बिल्कुल। यात्रा में हम इतने कॉन्शियस और जीवन यात्रा में अंधे। हम साल बिता दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या आना है इस तैयारी में। जी, तो विद्यार्थी सबसे पहले स्मार्ट तैयारी में बस अवेयर रहे कि मेरा सिलेबस क्या है। ये बहुत बड़ी बात है, बुनियादी बात है। मतलब सिलेबस को पहचान लिया तो आधी जंग एक तरीके से यात्रा जोड़ लीजिए ना, या आप समझिए आधी दिल्ली यात्रा दिल्ली जी, की यात्रा पर आप जा रहे हैं और आपको पता है कि रास्ते में कौन कौन सी डेस्टिनेशन आएंगी, तो आपको लगेगा तो सही कि मैं वहां हूं। बिल्कुल। आपको रास्ता, सिलेबस रास्ता है, आपको रास्ता पता है कि मुझे इस रास्ते जाना है, ये तो है सिलेबस। दूसरा पार्ट आता है टेस्ट देना। टेस्ट देना बुनियादी आवश्यकता है। जब तक आप उस तरीके का परीक्षण नहीं कर लेंगे कि मुझे जो आवश्यक है वो आता भी है या नहीं आता है,
तो आप समझिए कि आप तैयारी में हैं ही नहीं। जी, जो विद्यार्थी कहते हैं मैंने बिना टेस्ट का एग्जाम निकाल लिया, वो तुक्का है, वो पैटर्न नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस 100% करना चाहिए। ये कुछ फिक्स ट्रेट हैं जो आपको करने चाहिए। जहां आप जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए। आज आप मुझसे मुलाकात के लिए आए, आपने मेरे बारे में बैठकर रिसर्च की कि ये किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। जी, तभी तो हमारा ये संवाद इतना स्मूथ जा रहा है। बिल्कुल, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि वहां किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या औचित्य निकलेगा। बिल्कुल। तो सवाल पता हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखे हों, वैसे मिलते जुलती चीजों को टेस्ट में दिया हो। जी, ये तो कोर्स के अंदर फिक्स पैटर्न है जो करना चाहिए। अब आता है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस कहती है कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है। स्मार्टनेस जबकि कहती सबसे है बड़ी गलतफ़हमी यही रहती है, हम टिक करते जाते हैं, ये ये हुआ, पढ़ ये लिया, हुआ। ये पढ़ जी, लिया, नहीं। मैं आपको बताऊं, बड़ा ही आपत्तिजनक बयान है, लेकिन ये सच है। जी, मेरा फर्स्ट टाइम जब आरएएस निकला, मैंने राजस्थान का जीके में हिस्ट्री वाला पोर्शन, जो राजस्थान की सबसे बड़ी और लेंथी पोर्शन मानी जाती बिल्कुल। है, मैंने पढ़ी ही नहीं थी। ये बहुत ही ऐसा बयान है कि कैसे कोई व्यक्ति आरएएस का एग्जाम निकाल सकता है। हाँ, ये तो वाक़ई में है। लेकिन मुझे पता था कि 150 सवाल में से जी, 65 सवाल सही होने पे अगर सिलेक्शन हो जा रहा है, तो मैं जबरदस्ती 15 सवाल के लिए मेरा 3 महीना क्यों खराब जी, करूं? नहीं करेंगे। सिलेक्शन ही चाहिए ना, अभी मेरिट में नहीं जाना है, सिलेक्शन चाहिए, क्वालीफाई करना है, खुद को एक्नॉलेज कराना है कि हाँ, ये जानते हैं हम। जी, तो बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन होगा, 90 क्वेश्चन टारगेट करके 60 क्वेश्चन छोड़ के भी मैं वो एग्जाम निकाल ले गया। स्मार्टनेस इस बात में आती है, इस समय का यूज करते हुए कैसे आप बुलसाई को हिट कर सकते हैं। जी। एक टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। सोशल मीडिया के इस दौर में, डिजिटल क्रांति के इस दौर में हम जी रहे हैं, सारा टाइम तो लगभग वही लेके चला जाता है। बहुत सही फिर कह रहे कैसे कंसंट्रेट करें हम हमारे हैं। ये टारगेट सवाल को? बहुत कॉमन है। मैं जी, अपने चैनल्स पे कई बार रविवार वार्ता रखता हूं, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन हमें ये जानना होगा विकास जी, जो लोग आंसर देने वाले लोग हैं, आप, मैं या फिर और जो हमारे सामान्य वो सम्मानित गुरुजन हैं, वो सब उस दौर के हैं जिनके जीवन में कभी मोबाइल इतनी बड़ी जरूरत नहीं था। तो वो सही आंसर दे नहीं पाते इस प्रॉब्लम का। जी, जैन जी पैदा ही मोबाइल के साथ हुआ है। उनकी माँ ने उनको रोने पर मोबाइल पकड़ाया है। जी, हम वो थे जिनको डंडा पकड़ा है कि रोए मत, चुप हो जा, बिल्कुल। या फिर खेलने चला जा। दोनों में बड़ा अंतर है, तो हम राइट आंसर देने वाले लोग नहीं हैं। बट हाँ, चूंकि हमने ऑब्जर्वेशंस अच्छे इकट्ठे कर लिए हैं, तो हम आंसर दे सकते हैं उस तरीके से। मोबाइल चूंकि नई तकनीकी है, आप उससे बचकर रहेंगे तो शायद पिछड़ जाएं। अपने मोबाइल से कहिए कि तुम मेरे मित्र हो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे तुमसे। जी, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, देखो तुम बुरा मत मानना। जी, तुम में हम अलार्म लगा रहे हैं, तुम खुद बताना कि भैया बात किए 1 घंटा हो गया है। जी, उसी में अलार्म लगाया, उसको मित्र बना के साइड में बिठाया जी, कि बेटा तुम इधर बैठो, घंटे भर बाद बात करेंगे। 1 घंटा जैसे ही आप पढ़ लेंगे ना, आपका सम्मान अपने आप के प्रति इतना बढ़ जाएगा कि उस मित्र से कहेंगे सुनना यार, 1 घंटे बाद मिलेंगे। जी, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होने के लिए हमारे मस्तिष्क को यह बताना जरूरी है कि तू इसके बिना भी जी सकता है, लेकिन बिल्कुल। फेक करना पड़ेगा। उस मित्र को यह बता के कि तुझसे दूर नहीं जा रहे थे, जी, नहीं तो वो गले में डल जाएगा। अच्छा, हमसे दूर जाओगे कैसे? हुँ। दिखाओ जाके। तो आपको वो भी नहीं करना। आज के इस दौर में सर एक जो स्टूडेंट है वो नंबर मशीन बन गए। हम्म, एक हमारा जो दौर था 60%, 70%, 80% या 85% पूरा ज़िला टॉप कर देता था। आज का 95 हर एक के 95 से हम्म। ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, बच्चे जो नंबर मशीन बनते जा रहे हैं, ये कितना कुछ आगे चलकर क्या कुछ इसके बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या कुछ प्रभाव मिलेंगे? देखिए, एक पहले शिक्षक तो होने के नाते? हाँ, पहले तो एक पॉइंट हमें ये समझना होगा, हमारे समय में नंबर हमारे इसलिए नहीं आते थे कि हम कम बुद्धिमान थे। जी, हमारे पास नॉलेज का सोर्स नहीं था। बिल्कुल। शिक्षक आधे मन से हमारी क्लास में आते थे। जी, आधे मन से आए, आधा पढ़ाने आए। अबे हो तो जाओगे पास इतने में, फर्स्ट जी, डिवीजन से आगे क्या पाओगे? हमको उस मोटिवेशन से पढ़ाया गया। इंटेलिजेंट तब भी थे वो लोग, जी, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं लगी कि 90 लाने की जरूरत क्या, जब 85 पे टॉप हो जाता है। इस तरह से तैयारियां होना शुरू हुई। अब बच्चे कम कम होने लगे हैं घरों में, रिसोर्स बढ़ने लगे हैं, नॉलेज का एक्सेस बढ़ने लगा है, पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं। हर चीज पे बच्चे को अगर छींक भी आ रही है तो पूछने के लिए 4 लोग खड़े हैं। जी, पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो शिक्षक एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं। जब इतनी सुविधा लगाओगे तो बच्चा परफॉर्म करेगा, तो रिजल्ट उसका परिणाम है। लेकिन समय के साथ में लोगों ने ये चीज जान ली कि केवल मार्क्स के दम पर आप सफलता नहीं नाप सकते। मैं आपको एक जी, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। आईआईटी का टॉपर एमआईटी, जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेता है, तो उसके कोर्स में ये देखा ही नहीं गया कि तेरे 12th में कितने परसेंटेज थे। उससे पूछा गया वो तो सबके आते हैं, जी, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में क्या किया ये बताओ। कितनी जगह डिबेट जीती, जी, कितने स्पोर्ट्स जीते, कितनी जगह प्रबंधन किया, कितनी जगह वॉलेंट्री एक्टिविटी की, कितने एनजीओज में काम किया, कितने स्टार्टअप्स रन किए। जब 10 चीजें और चेक की गई जी, तो आपको पता चला अरे मैं तो पढ़ाई में रह गया था, बाकी चीजें भी पूछी जा रही हैं। जो अमेरिका में आ चुका है डाउन द लाइन वो देश में भी आएगा।
हमने नंबर तो पा लिए, जी, आने वाले समय में लोग आपसे एक्स्ट्रा करिकुलम पूछेंगे। जी, इसलिए आजकल की जो बेहतर स्कूल्स हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, वो बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलम पर बहुत फोकस कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये ऐड ऑन पार्ट है, मतलब सिर्फ़ पढ़ाई वाली मशीन नहीं बनाना है, उनको हर क्षेत्र में एक तरीके अवेयर से। रहना है सर। जी, मैं मानता हूँ अगर मैं अवेयर ना रहा होता तो शायद मैं इस डिजिटल एरा में सर्वाइव ही ना कर रहा होता। जी, तो अवेयरनेस इज़ द की। जी। आजकल की युवाओं की एक और समस्या है, कंसंट्रेशन नहीं होता। उसके हुँ। लिए योग, मेडिटेशन का कहा जाता है, लेकिन उसमें भी करने बैठते हैं तो उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं होता। मैं इसमें ना सबसे बड़ी जो मैंने युवाओं से जितने लोगों से बात करी है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर हमारा मन तो खूब करता है पढ़ने का या किसी भी चीज़ पर फ़ोकस करने का, लेकिन वो फ़ोकस ही नहीं होता। चाहे मैं वो सोशल मीडिया से दूर भी रहे, फिर भी उनका मतलब दिमाग में इतनी उथल-पुथल मची हुई है। मैं पहले अपने युवा साथियों को एक बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन बोलना चाहता हूँ। जी, अगर आपका दिमाग बहुत उथल-पुथल करता है, तो समझिए आपका दिमाग बहुत फर्टाइल है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत आगे जाएँगे। अच्छा। मतलब ये बहुत ही विचित्र लाइन है जो न आपको लगेगा कि हाँ, ये हाँ, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, हाँ। मेरा मानना है कि अगर आपका दिमाग एक जगह नहीं रहता, वो बहुत जगह दौड़ता मन है, चंचल है तो मन चंचल है, आप अत्यधिक आगे जाएँगे। तो अरे वाह! पहले तो इसे सकारात्मक रूप से लीजिए। जी, इसको ऐसे समझिए कि अच्छा घोड़ा वो है, जो काबू में ना आए। उसको देख कर के छटपटाहट मचे। मतलब गोल्फ कोर्स में उस घोड़े की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा चंचल जी, होता है। फिर जॉकी को थमाया जाता है कि इसे ट्रेन करो। बिल्कुल। इसे ट्रेन करके बस एक रिंग में दौड़ने वाला बना दो, चंचलता तो ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर ये मोथा रहा तो मेरे काम का नहीं है। जी, तो चंचलता तो अत्यधिक ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। घोड़े भगवान सूर्य के अगर रथ में लगे हैं, अगर वो सब दिशाओं में भाग रहे हैं तो गलत है। भागना ज़रूरी है। जी, जितना हो सके विद्यार्थी पसीना बहाए। अगर वो सुबह पढ़ने बैठता है, सुबह दौड़ के पढ़ने बैठे। थकेगा, सो जाए। जी, सोना बुराई नहीं होती। मैं विद्यार्थियों से अक्सर बोलता हूँ कि आप सोने का मतलब ये नहीं है एनी टाइम सोए पड़ें। नहीं, सिएस्टा, पावर नैप जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूर लेते रहें। टेबल पे पढ़ते-पढ़ते झपकी आई, 10 मिनट की टेबल पर ही झपकी ले ली। फिर खड़े हुए पढ़ना शुरू कर दिया। समय बर्बाद मत करिए, लेकिन नींद से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नींद दुश्मन नहीं है। नींद का मतलब ही ये है कि दिमाग में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही। जी, वो आपको बता रहा है कि भाई इट इज़ टाइम टू स्टॉप, मतलब शट डाउन करो इसको थोड़ी देर के लिए। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है, अपने दिमाग से तेज़ अपने शरीर को दौड़ाने के ऊपर विचार करिए कि मैं दौड़ूँगा यार, पसीने बहाऊँगा। फिज़िकली मैं बोल रहा हूँ आप फिज़िकली अगर एक्टिव हैं, तो आपका बेस्ट प्रोडक्ट निकल कर आएगा। फिर मानता हूँ दिमाग चंचल हो और शरीर में पैर दौड़ता हो, ओहो! बिल्कुल। आप ज़हर हैं फिर। अंतिम प्रश्न अंकित जी, 2047 का जो भारत है, हर भारतीय का सपना है कि उसको विकसित बनाए और विकसित बनाने में किसी न किसी तरीके से योगदान दे। इस सफ़र में क्या लगता है, क्या कुछ चुनौती है हमारे समक्ष? लगातार कार्य कर रहे हैं ये? जी, सबसे बड़ी चुनौती मानसिकता की, विशेष रूप से उत्तर भारत के अंदर हम समस्त छात्रों को, विशेष रूप से युवाओं को ये समझना होगा, सरकारी नौकरी सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। पहला तो पर सबसे जब से बड़ा जन्म लिया थॉट तब से ये दिमाग में जड़ों समेत इतनी समाई हुई है कि सरकारी ये नौकरी। सब उत्तर भारत में ही है, जी, विशेष रूप से हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान इनके अंदर ही। बाकी आप गुजरात, महाराष्ट्र नौकरी जाइए लेने वहाँ की नहीं। सोच रखते हैं, नौकरी देने की नहीं रखते। बस, जी, इसको बदल देना है बस। बिल्कुल। लेने से देने में पहुँच जाना है। दूसरा, हमें कोई काम छोटा नहीं मानना है। बिल्कुल, मतलब अगर आपको आपके घरवाले कहेंगे बेटा हमारे पान की दुकान है, तुमको इस पे चल के बैठना है। जी, कोई बात नहीं पापा बैठेंगे। आप हमको विरासत में यही दिए, लेकिन इस पान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना ये हमारे हाथ में है। जी, पान को घर-घर में हम अपना फ़ोन नंबर हर घर में चिपका के आ जाएँगे। जिनको पान चाहिए हमारा लड़का देने आएगा। जी, ₹2 एक्स्ट्रा लेगा बस। जी, उसी रास्ते के 10 पान एक बार में दिया, उसका खर्चा निकल आया। आगे ले जाना हमारी ज़िम्मेदारी। काम को श्रेष्ठ बनाना काम है। को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरे की थाली में घी दिखता है, दिखे। जी, मेरी थाली में घी दिखेगा एक दिन, बस इस जी। लालसा में काम करना इस लालसा में काम करना। अंकित जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से, इतनी सरलता के साथ में आपने हमारे साथ में अपने वक़्त को साझा किया, हमारे साथ में अपने विचार शेयर किए। डीडी न्यूज़ राजस्थान की तरफ से आपको बहुत-बहुत है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी। बहुत अच्छा लगा आप लोग पधारे और आप सभी का बहुत स्वागत और सम्मान। जी। जो भी इस चैनल पर नए हैं और जो हमारे मित्र हमें सुनना चाहें भैया, डीडी न्यूज़ पहचान है अपनी, डीडी हाँ, राजस्थान पहचान है और दूरदर्शन देख के बड़े हुए हैं। मैं तो साहब पिताजी की मार बिल्कुल। खाते-खाते दूरदर्शन ही देखा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सभी हमारी साथी विरासत है, ये हमारी जड़ें हाँ, हैं। ये पहचान है। बिल्कुल। तो डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के विशेष पॉडकास्ट शो में हमारे साथ में थे अंकित अवस्थी जी। अंकित अवस्थी जी का कहना है कि ज़िंदगी की उड़ान जो है वो अभी बाकी है। आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर ज़मीन, आगे उम्मीदों का सारा आसमान बाकी है। डीडी न्यूज़ राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।